अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में। इम्प्लाइड वारंटीज, इसका पहला पॉइंट क्वाइट पोजेशन। इसका नाम से इसका मीनिंग पता चल जाता है। क्वाइट पोजेशन मतलब चुपचाप से पोजेस कर लेना। इसका मतलब जब बायर का ओनरशिप आ जाता है तब अगर सेलर या फिर एनी थर्ड पार्टी उसमें दखल अंदाजी करता है तो बायर कैन सू फॉर डैमेजेस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। ये पॉइंट भी पहला पॉइंट के जैसा सिमिलर है। फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस के मतलब गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। गुड्स पे किसी का हक नहीं है। जब सेलर बायर को ये गुड्स डिलीवर करता है तब वो बता देता है, उसको बताना चाहिए कि ये गुड्स प्रॉपर्ली एकदम फ्री है कि नहीं। जब ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा बायर के पास, ये सिर्फ बायर का ही ओनरशिप रहेगा या नहीं, ये सेलर को बता देना चाहिए बायर को जब गुड्स डिलीवर करता है। तो फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस मतलब एनकम्ब्रेंस किसी का होल्ड के बाहर होगा। बायर का गुड्स मतलब जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है बायर के पास तब ओनरशिप बायर का ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ हैजर्डस नेचर ऑफ गुड्स। डिस्क्लोजर ऑफ हैजर्डस नेचर ऑफ गुड्स, इसका मतलब अगर गुड्स में कुछ भी हैजर्डस हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ जो रिएक्ट कर जाएगा, जो बायर को हार्म कर देगा, तो ये डिलीवरी के टाइम सेलर को बायर को बता देना चाहिए कि इसमें कुछ हैजर्डस है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी और फिटनेस। इसका मतलब क्वालिटी और फिटनेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में मैंने पहले भी कह चुका है। क्वालिटी और फिटनेस का मतलब जिस पर्पस के लिए बायर गुड्स ले रहा है वो पर्पस के लिए गुड्स एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया ये 4 पॉइंट्स इंप्लाइड वारंटीज का। अब आइए एक नया टर्म सीखते हैं। वो टर्म का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब है कॉशन बायर। मतलब दैट इज लेट द बायर beware. Mind the words, let the buyer beware. मतलब buyer should keep his eyes open, mind active, ears open. He should be perfectly active while he is inspecting the goods. जब वो गुड्स देख रहा है तब उसको पूरा कॉशन होना है कि जो गुड्स वो जब शॉप पे जाता है और गुड्स को इंस्पेक्ट करता है तब ये उसका जिम्मेदारी है कि गुड्स प्रॉपर्ली फिट है या नहीं, जो पर्पस में वो गुड्स ले रहा है। अगर फिट नहीं है और फिर भी वो गुड्स ले लेता है तो इसमें सेलर का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि सेलर तब शेल्टर लेगा किसके अंडर? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर के अंडर। इसके अंडर सेलर बोल देगा कि बायर ने इंस्पेक्ट किया था
बायर को पता चल गया था इसमें डिफेक्ट है, पर बायर जानबूझ के लिया सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, तो इसमें बायर फंसेगा। अब कब कब सेलर को दोषी ठहराया जा सकता है? मान लीजिए पहला पॉइंट, बायर ने सेलर के पास गया और सेलर ने बायर को मिस रिप्रेजेंट किया। तो पहला पॉइंट हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब बायर को गलत दिशा दिखा दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको कहीं और ट्रैक पे ले गया, तो मिस रिप्रेजेंट किया गुड्स के बारे में। ये पहला पॉइंट, तब सेलर को पकड़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये और ये सेम है पर इसके साथ कुछ ऐड होगा, अमाउंटिंग टू फ्रॉड, मतलब सेलर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, मतलब सेलर खुद फ्रॉड है, वो एक फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बायर को एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ताकि वो पैसा ले ले और भाग जाए कहीं और, बायर उसको पकड़ ना पाए, तब सेलर को दोषी ठहराया जा सकता है। और तीसरी पॉइंट, एक्टिवली conceals a defect, मतलब सेलर जानबूझकर, कोई कमी थी गुड्स पे, सेलर जानबूझकर उसको मतलब कवर कर दिया ताकि बायर को पता ना चले, इंस्पेक्शन पे भी बायर को पता नहीं चलेगा, ऐसा मैंने छुपा दिया वो डिफेक्ट को, तब सेलर को दोषी ठहराया जा सकता है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स अगर नहीं हुआ तो क्या सेलर को दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल ठहराया जा सकता है। कब? आइए और 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्वालिटी और फिटनेस, जो जो पॉइंट्स था, पहला था क्या कि बायर हैज डिस्क्लोज्ड to the seller what? The exact purpose for purchasing the goods, मतलब बायर ने डिस्क्लोज कर दिया सेलर को कि भैया मुझे इस चीज के लिए ये गुड्स चाहिए, पहला चीज। दूसरा, बायर रिलाइज on seller's judgment, मतलब वो ये नहीं कहता है कि भैया आप जो डिसाइड करके देंगे मैं वहीं पे उसी पे विश्वास करूंगा, जो आप देंगे मैं वही ले लूंगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है आपका स्किल, आपका जजमेंट के ऊपर। तीसरा, seller's business is to sell such goods, और जो बायर चाहता है, जैसा टाइप का गुड्स चाहता है सेलर, उस वही टाइप का गुड्स का बिजनेस करता है। अगर ये मतलब ये सब होने के बावजूद भी सेलर प्रॉपर गुड्स बायर को नहीं देता है,
तब सेलर को फिर से दोषी ठहराया जाएगा। तो सेलर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी एम्प्टर के अंडर शेल्टर नहीं ले पाएगा। अच्छा, इसके सिवा और कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और कहां सेलर को दोषी ठहराया है? याद कीजिएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, implied condition as to mercantility, मतलब गुड्स मर्केंटेबल होना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए। अगर गुड्स सेलेबल नहीं है और फिर भी सेलर गुड्स को सेल करता है, तब सेलर को दोषी ठहराया जा सकता है। अच्छा, इसके सिवा और कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और एक पॉइंट है, वो ये थोड़ा सा अलग है, यूजेज ऑफ ट्रेड। अब देखिए, यूजेज ऑफ ट्रेड भी इसके तरह सेम बात करता है कि प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए, फिट होना चाहिए। मार्केटेबल भी बोलता है फिट होना चाहिए। पर ये आता है आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, और ये आ गया आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। और क्या आप बता सकते हैं कि ये क्लॉज 2 में और ये क्लॉज 3 में अलग से देने का चीज क्या था? क्या मतलब बनता है इन दोनों का? इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस है। जब कहता है कि इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मतलब ये गुड्स हर एक चीज के लिए फिट हो सकता है, मतलब जनरल पर्पस में फिट है। और जब इसे कहता है यूजेज ऑफ ट्रेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, तब ये मीन करना चाहता है कि ये गुड्स बायर जिस पर्पस के लिए ले रहा है, जो भी मोटिव के लिए ले रहा है, सिर्फ वही मोटिव के लिए ये एब्सोल्युटली फिट है। तो ये था इंप्लाइड वारंटीज।